द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद चर्चा सिर्फ कश्मीरियों पर हुई ज्यादती को लेकर हो रही है। कश्मीरी पंडितों ने घाटी में रहकर क्या कुछ झेला उसकी हो रही है। ये हो रही है कि क्यों कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों ने तरस नहीं खाया, क्यों इतनी निर्ममता से कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया गया, क्यों इतना खौफ व्याप्त कर दिया गया कि कश्मीरी पंडितों को रातों रात घर छोड़कर भाग जाना पड़ा। इस बीच आतंकियों ने जो किया वो किया, लेकिन उस दौरान प्रदेश की सरकार ने क्या किया, प्रदेश की सत्ता पर विराजित हुक्मरानों ने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि न तब और न आज जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने, घाटी के लोगों के सबसे बड़े हितैषी बनने वाले लोगों ने घाटी के लोगों की जान की कीमत ही नहीं समझी। इतना सब कुछ हुआ, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को अपने खिलाफ किए गए अत्याचारों के लिए मुख्य अपराधी के रूप में देखते हैं। कश्मीरी पंडित तो यहाँ तक कहते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के सामूहिक पलायन और घाटी में आतंकवाद की शुरुआत से पहले की सभी घटनाओं के लिए वो जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला 7 नवंबर 1986 से लेकर 18 जनवरी 1990 तक मुख्यमंत्री थे। ये वो दौर था जब कश्मीर पर धीरे धीरे आतंकी कब्जा कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अलर्ट भी जारी किया हुआ था, लेकिन कश्मीरी लोगों की जान की हिफाजत करने की पड़ी किसे थी? सरकारों की तरफ से कोई गंभीर कोशिश की ही नहीं गई। फरवरी 1986 में दक्षिणी कश्मीर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हमले हुए। कट्टरपंथियों की भीड़ ने कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों और मंदिरों को या तो लूट लिया या नष्ट कर दिया। फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह तब मुख्यमंत्री बने। वो हिंसा को रोकने में विफल रहे और तबाही को रोकने के लिए सेना को बुलाया गया। मार्च 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। बताया जाता है कि मुफ्ती सईद ने उस वक्त हिंसा को भड़काया था, लोगों को उकसाया था, क्योंकि वो शाह की जगह लेना चाहते थे। तब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिन्होंने बाद में सईद को राज्यसभा में सीट दी और उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया। इस कहानी को तो हम आगे बताते ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले द कश्मीर फाइल्स को लेकर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। ये फिल्म सच्चाई से बहुत दूर है। फिल्म निर्माताओं ने मुस्लिमों और सिखों के बलिदान को नजरअंदाज किया है, जो आतंकवाद से पीड़ित थे। अगर द कश्मीर फाइल्स कमर्शियल फिल्म है तो किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर फिल्म निर्माता दावा करते हैं कि ये वास्तविकता पर आधारित है तो तथ्य गलत है। 1986 मार्च के बाद नवंबर 1986 आया, जब महीनों की चर्चा के बाद राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और बाद में मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बहाली हो गई। अखिल भारतीय समाज के अध्यक्ष रमेश रैना इस समय को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जब फारूक अब्दुल्ला घाटी में नहीं थे और घाटी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही थी। रमेश रैना के मुताबिक ये 1986 से 1989 की अवधि कश्मीर के इतिहास में महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पलायन रातों रात नहीं हुआ, इसके लिए पूरी तैयारी थी। अब्दुल्ला ने इस समझौते से देश को भ्रमित किया। आप कह सकते हैं कि वो अक्षम थे और उनका कोई नियंत्रण नहीं था, या आप कह सकते हैं कि वो इसमें पूरी तरह शामिल थे, सब कुछ जानते थे और चीजों को होने दिया। 11 मार्च को विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई और 16 मार्च को जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक शेष पॉल वैद ने ट्वीट किया, लिखा, शायद बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI द्वारा प्रशिक्षित किए गए आतंकियों के पहले जत्थे को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें रिहा कर दिया गया और उन्हीं आतंकियों ने बाद में जम्मू कश्मीर के कई आतंकी संगठनों का नेतृत्व किया। वैद ने तो अपने ट्वीट में आतंकियों के नाम भी बताए हैं। लिखा है, उनमें त्रेहगाम का मोहम्मद अफजल शेख, रफीर अहमद अहंगर, मोहम्मद अयूब नजर, फारूक अहमद गनी, गुलाम मोहम्मद गुजरी, फारूक अहमद मलिक, नजीर अहमद शेख और गुलाम मोहिउद्दीन तेली शामिल हैं। क्या ये 1989 की केंद्र सरकार की जानकारी के बिना संभव था? खुफिया एजेंसियां तो बार बार कश्मीरियों को सतर्क कर रही थी, लेकिन युवा तो हथियारों का प्रशिक्षण लेने पीओके जा रहे थे। घाटी में बहुत सारे अपहरण हुए, खासकर सरकारी कर्मचारियों के, उनमें से ज्यादा कश्मीरी पंडित थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालात ये हो गए थे कि स्थानीय अखबारों में खुलेआम धमकी दी गई, पोस्टर चिपकाए गए, हिट लिस्ट बनाई गई, लेकिन प्रशासन के कान पर तो जैसे जू तक नहीं रेंग रही थी। तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 20 अप्रैल 1990 को पत्र के जरिए घाटी का हाल सुनाया था। उन्होंने पत्र में लिखा था, मैं आपको याद दिला दूं कि साल 1988 की शुरुआत से मैंने कश्मीर में उठने वाले तूफान के बारे में आपको चेतावनी के संकेत भेजना शुरू कर दिया था।
लेकिन आपके और आपके आसपास के सत्ताधिकारियों के आसपास इन संकेतों को देखने के लिए ना तो समय था और ना ही दृष्टि। तत्कालीन राज्यपाल का डर सच हो गया और नरमपंथियों को प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ा, जबकि फारूक अब्दुल्ला जल्द ही घाटी से लंदन को रवाना हो गए। रमेश रैना ने कहा, 19 जनवरी को 50% कश्मीरी पंडित भाग गए। ये अचानक नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला सब जानते हैं, उन्हें जवाब देना होगा। जब घाटी जल रही थी तब फारूक अब्दुल्ला लंदन भाग गए। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के प्रमुख सुरेंद्र कौल ने कहा, फारूक अब्दुल्ला के दोहरे मापदंड हैं। वो हमेशा दिल्ली में कुछ बोलते हैं और कश्मीर में कुछ और। उन्होंने एलीट क्लास की रक्षा की और आम लोगों के लिए कभी काम नहीं किया। खुद की जागीर को जिंदा रखने के लिए उन्होंने समुदायों को विभाजित कर दिया। आपको बता दें, उस दौर में फारूक अब्दुल्ला ने जो किया उसका खामियाजा वो अभी तक भुगतते आ रहे हैं। 2019 में जब उन्होंने तीर्थ यात्रा पर श्रीनगर आए कश्मीरी पंडितों के एक समूह से मिलने की कोशिश की तो उनके खिलाफ नारे लगाए गए थे। कश्मीरी पंडितों को लगता है कि अगर फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त कड़े कदम उठाए होते तो कश्मीर आतंकवाद की चपेट में नहीं आता और अल्पसंख्यकों को न सताया जाता और न ही जबरन बाहर किया जाता। वैसे इस कहानी से आपको क्या लगता है? क्या सच में फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को बचाने में इतनी अहम भूमिका अदा कर सकते थे, लेकिन आरोप के मुताबिक अपने शौक की वजह से और उनकी अनदेखी की वजह से कश्मीर जलता रहा और उन्होंने कश्मीर वासियों की सुध तक नहीं ली? आपकी इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, but everybody can't act it out. It's a job of an actor to do that. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ। ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का। तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे। अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे। एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्करनाथ, अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ए नॉर्मल कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर, विच माई फादर रिप्रेजेंटेड वेरी वेल. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkarnath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. That's why it turns into depression. But I'm so happy that Vivek, you and Pallavi, you made this film, because आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं as journalist,
बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. And that is the biggest achievement, I will say, of the film. Because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done.